नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन के जो करंट इवेंट्स होते हैं उसको डिस्कस कर लिया करते हैं। तो शुरू करते हैं इस सवाल जवाब के सिलसिले को। उससे पहले एक छोटी सी कविता है, वो कविता मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, ऐसा काम करना है कि पहचान बना लेना है साथियों। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर एक कदम के साथ ही आपके पैरों के निशान बनने चाहिए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है साथियों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, आपकी मिसाल दी जाए कि हाँ उसने जिंदगी जी है। तो इस तरह से हम लोग को जीवन को बेहतर बनाना है, और जीवन बेहतर बनाने के लिए साल 2025 का महत्व तो जानते ही हैं। इस साल क्या है, बहुत सारा भर भर के जॉब है। साल 2025 में क्या है, जॉब्स ही जॉब्स। तो इस जॉब्स का तैयारी में जो डेली करंट अफेयर सीरीज है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप लोग को हर दिन के करंट इवेंट से अपडेटेड रखेगा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस किया करते हैं, आपको पता है ही। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल है सेबी। सेबी आपको पता होना चाहिए, सेबी क्या होता है। सेबी एक संस्था है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। यहाँ देख लीजिए सेबी का एक क्वार्टर बना हुआ है, जो हेडक्वार्टर है। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो बताना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि नया लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। तो इसका विकल्प आपके पास है मित्रा, सजग, समर्थ या फिर रोचक। तो बताना है साथियों इसमें सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, इसका सही जवाब है मित्रा। इसका सही जवाब क्या है, मित्रा। देख लेते हैं आगे खबर में सेबी के बारे में। सबसे पहले सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेबी क्या है, सेबी एक संस्था है जो कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, अगर कभी पूछ ले कि फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय के लिए जो बोर्ड है, उसी को सेबी करते हैं। अब देखिए सेबी के द्वारा जो नया यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम मित्रा है। इसका नाम क्या है साथियों, मित्रा है। यह किस लिए किया गया है, तो इस पे ध्यान रखना है, अनक्लेम्ड। ध्यान रखना है, अनक्लेम्ड। अच्छा, अनक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, जिसपे किसी का भी दावा न हो, जिसपे कोई दावा न ठोके हुए हो। उस तरह के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे, उस तरह के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे, उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देगा। उसको पता लगाने में जो निवेशक लोग हैं उनको मदद करेगा। इसी के लिए यह पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है मित्रा। देख लीजिए, खबर पढ़ लीजिए आप लोग। मित्रा जो है एक लक्ष्य, मित्रा का लक्ष्य निवेशकों के, देखिए निवेशकों के निष्क्रिय या दावा दावा न किए गए म्यूचुअल फंड, जिसपे कोई दावा नहीं है, जैसे कोई लावारिस हो गया, तो उस तरह का जो म्यूचुअल फंड होगा, उस तरह का पोर्टफोलियो होगा, उसको पता लगाएगा, उसको पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है साथियों। इसका प्रबंधन जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो है, सीएमएस, उसके द्वारा, और केएफआईएम, जो यहाँ केएफआईएम का जो लिमिटेड है, उसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आप लोग को क्या ध्यान रखना है, आप लोग को ध्यान रखना है मित्रा। मित्रा क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो मित्रा के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं हम। हाल ही में हाल ही में क्या किया गया है, फौसागर, जो फौसागर वहां राजस्थान में झील था, उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम बदल करके नया नाम रख दिया गया। यह किस राज्य में है? अच्छा, इसका जवाब तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो यह किस राज्य में है, तो राज्य आप लोग को बताना है। विकल्प आपके पास क्या है, असम, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब तो आप लोग को बता ही दिया मैंने। इसका सही जवाब क्या है, राजस्थान। राजस्थान में जो अजमेर है, लोग को पता होगा, अजमेर शहर अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और यहाँ का बहुत ही गौरवशाली क्या है, इतिहास रहा है। तो यहीं पे फौसागर झील है। यहीं पे क्या था, फौसागर झील, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये जो नाम है फौसागर, अब खुद सोचिए, भारत के आदमी लोग तो फौ नहीं बोलते होंगे, तो ये फौसागर जो झील है, ये अंग्रेजों के द्वारा नाम इसको दिया गया था। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, वरुण सागर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, वरुण सागर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। तो इसका जो नाम है, ये बनाया गया था जो उस समय के अंग्रेज इंजीनियर थे, जिन्होंने इसका पूरा ढांचा बनाया था, तो उनका नाम था फॉ। तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। लेकिन बाद में अभी हाल में क्या किया गया, जो विधानसभा है, राजस्थान का विधानसभा, उसके अध्यक्ष जो थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग परिवर्तन ही क्या है, सृष्टि का नियम है, और जो अंग्रेज का प्रतीक है उसको हम लोग कब तक ढोते रहेंगे। तो जो भी अंग्रेज का जो भी कुछ है, वो सारा कुछ क्या है, गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, गुलामी का प्रतीक है, और उसको हटाना है, और अपनी जो राष्ट्रीय गौरव है, जो हमारा गौरवान्वित और बहुत ही बड़ा और वृहद जो इतिहास है, जिसमें हम लोग गौरव करते हैं, उसको बढ़ावा देना है। और बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे इसको फटाफट बदल करके वरुण सागर रख दिया गया। अब जैसे ही नाम बदलने का सिस्टम पता चलता है, तो आपको पता होगा नाम बदलने में कौन सा पार्टी
सबसे ज्यादा आगे है तो ये है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, उसी के द्वारा यह किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल, अच्छा पुरुष एकल जो बताना है कि मेल, मेल और एकल, एकल बोलते हैं सिंगल, एकल किसको बोलते हैं साथियों, सिंगल। तो सिंगल मेल खिलाड़ी जो खेलता है और टेनिस खेलता है, तो उसमें बताना है कि टेनिस में जो 2025 में अभी चेन्नई में जो हुआ है चेन्नई ओपन, तो उसका खिताब किसने जीता है। विकल्प आपके पास क्या क्या है, विकल्प देख लेते हैं एक बार। रोहन बोपन्ना, उसके बाद क्यारिन जैक्वेट, या फिर इलियास यमेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, इसका सही जवाब है क्लैरियन जैक्वेट। देखिए ये बहुत ही मतलब ऐसे फेमस खिलाड़ी तो नहीं है, इनका बहुत मतलब बहुत ज्यादा इनका रैंकिंग भी नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं कि बहुत फेमस नहीं है। लेकिन इस बार स्वीडन के जो इलियास येमर थे उनको इन्होंने हरा दिया है, उनको हरा करके, और यहाँ पे चेन्नई ओपन 2025 का जो पुरुष का टेनिस जो खेल है उसमें खिताब इन्होंने जीत लिया है, और यह इनका पहला, ध्यान रखना है आप लोगों को, पहला एटीपी खिताब है। ठीक है, तो पहला एटीपी खिताब, इसे समझ सकते हैं कि अगर पहला ही है तो इसका मतलब अभी ये आगे बढ़ रहे हैं, अभी इनका बहुत ही बड़ा इतिहास नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास, ध्यान रखना है आप लोग को, वाणिज्य दूतावास, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल जो आपका एम्बेसडर एम्बेसी है उसको खोला गया है, उसका उद्घाटन कर दिया गया। तो विकल्प है आपके पास फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, या फिर ब्राजील। तो आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जो भारत के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए हुए थे, फ्रांस गए हुए थे। और फ्रांस गए हैं तो फ्रांस आप लोग को पता है बहुत तरह का क्या करता है, व्यापार करता है भारत के साथ। तो भारत को खुश करने के लिए और भारत के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने के लिए उसने क्या किया, वाणिज्य दूतावास खोला है। यहाँ पे देखिए वहां के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने तो बहुत ही सम्मान दिया। जब हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी वहां गए तो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने भी आया एयरपोर्ट पे, फिर साथ साथ वहां छोड़ने भी आए। जो ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग या तो रिसीव कर लिए, यही बहुत बड़ा बात है, लेकिन प्रोटोकॉल में वो तोड़ते हुए पूरे प्रोटोकॉल को खारिज करके यहाँ पे छोड़ने भी गए, वहां सी ऑफ करने भी गए उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अब ये क्यों किया, तो इसके पीछे आप लोग को पता होगा, राफेल, आप सभी लोगों को पता होगा राफेल। राफेल हम लोग यहाँ से खरीदते हैं, राफेल हम लोग खरीदते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस, फ्रांस तो अब वहां सामान बेचना है उसको, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, तो उसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लुभाना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 फरवरी को 2025 को फ्रांस के शहर, ध्यान रखना है आप लोग को, मार्सिले, शहर ध्यान रखना है मार्सिले। तो मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कर दिया गया है। इससे क्या होगा, भारत फ्रांस का जो भी संबंध है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है तेजी के साथ, उसको क्या करेंगे और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे, जो कि सांस्कृतिक, एक तरह का सांस्कृतिक है या फिर आर्थिक, और लोगों के बीच जो संबंध है उसको मजबूत करेगा, ये सब तो है ही। साथ ही साथ इसमें बड़ा एंगल आपको ध्यान रखना है। देखिए यूरोप कोई भी अगर काम करता है तो उसके पीछे बहुत ही सोची समझी हुई चाल होती है, और यूरोप आपको पता है पूरी तरह से क्या बोले उसको, व्यापार, व्यापार के सेंट्रल होता है, तो पूरी तरह से व्यापार से सेंट्रलाइज होता है, तो कुछ ना कुछ व्यापार के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, और यह दूतावास जो है, देखिए यहाँ पे नीचे एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दूतावास दक्षिणी फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय को सेवाएं प्रदान करेगा। जो दक्षिणी फ्रांस है, ये जो फ्रांस है, तो ये उत्तर का इलाका, नीचे का इलाका, तो ये दक्षिणी फ्रांस में जो लोग रहते हैं, पता है ये भारतीय जो प्रवासी लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कहीं चल जाइए कोई ना कोई भारतीय जरूर मिल जाएगा, क्योंकि भारत हर जगह बसा हुआ है, हर जगह। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे दुनिया को हम ऐसे ही भाई नहीं मानते हैं, ऐसे ही परिवार नहीं मानते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा परिवार है तो परिवार मानेंगे ही। ठीक है साथियों, तो इसी कारण हम लोग मानते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा फ्रांस के बारे में, ये रहा फ्रांस, फ्रांस के ऊपर में यहाँ छोटा सा है जिसको लग्जमबर्ग बोलते हैं, बगल में यहाँ स्विट्जरलैंड है, बगल में और छोटा सा देश है जैसे स्पेन, ऊपर में बेल्जियम है। ये रहा आपका पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है साथियों, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल। ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ ऊपर जाइएगा तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। ठीक है, बगल में जर्मनी है, जर्मनी और फ्रांस में आपको पता होगा युद्ध हो गया था। उसके बाद इधर बगल में पढ़िएगा तो पोलैंड है, और पोलैंड के इधर बढ़िएगा तो पूरा का पूरा रशिया का एरिया है, रशिया, रूस। रूस लिख देता हूँ साथियों ताकि आपको रूस से आइडिया हो जाए। नीचे में बढ़ सकते हैं, यहाँ छोटा सा देश है मोनाको। ठीक है, एंडोरा भी बहुत ही छोटा सा देश है, नीचे बड़ा देश स्पेन है। स्पेन के बगल में अगर और इस साइड जाइएगा तो यहाँ पे आपका पुर्तगाल, लिख देता हूँ साथियों, यहाँ पे बगल में क्या है, पुर्तगाल है। ठीक है, यहाँ पे वेटिकन सिटी इटली के बीच में ही है। ठीक है, तो बहुत सारा देश है जो यूरोप है, यूरोप का किसी दिन हम लोग बड़ा मैप लाएंगे और पूरे देश को समझ लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है साथियों हमारा, अगला सवाल है कॉन्स्टेंटाइन
चलो, अच्छा, इनको हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो राष्ट्रपति बताना है कि किस देश का। ठीक है, तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिनलैंड या फिर ग्रीस। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है ग्रीस। ग्रीस आप लोग को पता होगा, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है ग्रीस का भी। ग्रीस के लोगों के द्वारा बहुत कुछ दुनिया को दिया गया है। तो हाल ही में ग्रीक संसद के पूर्व अध्यक्ष, अच्छा, संसद के ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन टैलोन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस जो है, इनको हाल ही में बोला गया कि आप अध्यक्ष थे, तो अब आप क्या बन जाइए? राष्ट्रपति बन जाइए। बहुत बड़े नंबर पे वोटिंग हुई और वोटिंग में 160, 300 में से 160, 160/300 मतलब बहुमत हो गया। तो बहुमत के आधार पर इनको क्या कर दिया गया है? वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका ध्यान रखना है, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। इनका नाम क्या है? कतेरीना, कतेरीना सकेला रोपोलू। ये भी ध्यान रखना है, कतेरीना, कतेरीना सकेला रोपोलू। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ग्रीस के बारे में देख लेते हैं। तो ये देश रहा आपका ग्रीस। ग्रीस के ऊपर में देश है अल्बेनिया। अल्बेनिया की ही कौन थी? मदर टेरेसा। ध्यान रखना है आप लोगों को, मदर टेरेसा। भारत में बहुत दिन तक इन्होंने सेवा दी है, काम किया है। नोबेल प्राइज से भी, शांति का नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया है क्रिश्चियन मिशनरी के लिए। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बगल में है नॉर्थ मकदूनिया। ठीक है, मैसेडोनिया भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बुल्गारिया है, बुल्गारिया कंट्री। ठीक है, बगल में देख सकते हैं आप तुर्की है। तुर्की का ऊपर का इलाका, तुर्की का ऊपर का इलाका जिसको इस्तांबुल बोलते हैं, इस्तांबुल। या फिर इसी को पहले कॉन्स्टेंटिनोपुल बोलते थे। कुतुनतुनिया, यहीं से पूरा का पूरा राज चलता था। ठीक है साथियों, तो इसको किसी दिन हम लोग और बेटर तरह से डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी, अच्छा आईसीसी, अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी भी होना है इस साल, आपको पता है, इस इवेंट के लिए अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विकल्प आपके पास है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह या फिर शिखर धवन। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? हमारे गब्बर जी, शिखर धवन जी हैं। शिखर धवन आपको पता होगा, टीम इंडिया का गब्बर है भाई। तो अभी तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खब्बू बल्लेबाज शिखर धवन जो है, इनको 1985 में, ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ है। और अंडर 19 जब गए थे, उसी समय से इनका अपना जो है, जैसे बोलते हैं कि जो पूत होता है उसका जो पाँव होता है वो पालने में ही दिख जाता है। ठीक है, तो बचपन से ही इनको दिख गया, क्योंकि अंडर 19 में ही उन्होंने क्या बनाया, आज तक भी रिकॉर्ड है 505 रन। एक ही टूर्नामेंट में 505 रन बना देना, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा इनका भविष्य उसी समय से दिख रहा था। साथ ही साथ इन्होंने और क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 गेंद पे सेंचुरी ठोकर 187 रन बनाया था। टेस्ट में पहला ही टेस्ट डेब्यू किया, समझिए कि पहला ही टेस्ट खेल रहे हैं और इतना ज्यादा रन मार दिए। तो ये भी रिकॉर्ड टाइप से हो गया। ठीक है, आईपीएल में भी अलग अलग टीम से खेलते हैं। सनराइजर के लिए बहुत दिन तक इन्होंने खेला है। और उसके बाद यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जो था, तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो इनको मिस्टर चैंपियंस ट्रॉफी बोला ही जाता है, क्योंकि भारत को जिताने में इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल था। सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाया था। तो इसी कारण इनको आईसीसी का जो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। और भी इनके साथ कुछ कुछ लोग हैं। कुछ कुछ लोग में कौन कौन है? एक तो सरफराज अहमद। सरफराज अहमद कहाँ के साथियों? पाकिस्तान के। शेन वॉटसन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ देश नीचे मैं लिख देता हूँ, आप लोग को ध्यान रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, शेन वॉटसन। साथ ही साथ सरफराज अहमद कहाँ के हैं? पाकिस्तान। टीम सऊदी आप सभी लोगों को पता होगा साथियों, नहीं पता है तो यहाँ लिख देता हूँ, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, कुछ दिन तक कप्तान भी रहे थे। टीम सऊदी, न्यूजीलैंड। तो इन लोगों को इस बार एम्बेसडर बनाया गया है कि इसको खूब प्रचारित करिए, खूब इनको, इसको क्या करिए, फेमस करिए। जो क्रिकेट है उसको ग्लोबल गेम बनाना है। क्या बनाना है? ग्लोबल गेम। और उस दिशा में जो हमारे अभी आईसीसी के चेयरमैन है, क्या नाम है उनका? जय शाह। ध्यान रखना है आप लोग को, जय शाह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, तो प्रिय करने का कार्य कर रहे हैं। तो जय शाह का भी नाम ध्यान रखिएगा, आईसीसी के चेयरपर्सन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय, अच्छा बताना है कि पहले भारतीय जो कि 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बना दिए, किसके खिलाफ? तो इंग्लैंड के खिलाफ। ऐसे पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विकल्प है आपके पास, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर ऋषभ पंत। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? अभी इंग्लैंड के साथ हमारा जो क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था, 3-0 से इसमें ओडीआई में भारत जीता है। ध्यान रखना है आप लोग को, 3-0 से। और जो T20 हुआ था, शायद T20 का जो है 4-1 का रिकॉर्ड है।
T20 इससे जीता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें 4,000 रन अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले हमारे रन मशीन, भारत के रन मशीन किंग कोहली, विराट कोहली जी का नाम है। आप देख सकते हैं खबर, रन मशीन इनको बोला ही जाता है क्योंकि ये बहुत सारा रिकॉर्ड ऐसा बना दिया है जो अभी तक नहीं टूटा है। तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जिसमें 52 रन बनाए, आपको पता होगा 52 रन बनाया था। तो उसी मैच में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4,000 सभी प्रारूप देखिए, 4,000 रन सिर्फ वनडे में नहीं, सारा, जैसे कि आपको T20 भी मिला दीजिए, इसमें आप ओडीआई भी ऐड कर दीजिए, और इसी में आप क्या करिए, टेस्ट को भी ऐड कर दीजिए। तो तीनों फॉर्मेट को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, सभी प्रारूप को ऐड कर दीजिएगा, तो इन तीनों को मिला करके इन्होंने 4,000 रन बनाया है। और ऐसा करने वाले भारत के तरफ से पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो मात्र 6 खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ इतना ज्यादा 4,000 रन अंतरराष्ट्रीय रन बना चुके हैं। ये क्या है, आपके रन मशीन जी हैं विराट कोहली जी, एक दशक में 20,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज है। एक दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल में, किसी भी एक 10 साल के पीरियड को ले लिया जाए तो 10 वर्ष में 20,000 रन बनाने वाले पहले हैं। सबसे कम समय 10 साल 67 दिन में ही 10,000 वनडे का रन बना लिए। तो वनडे में तो रन मशीन है ही। टेस्ट में सबसे ज्यादा जो आपका दोहरा शतक है, तो 7 दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय भी यही है। कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा 18 शतक लगाने वाले भारतीय है। विदेश में सबसे ज्यादा 12 टेस्ट जीताने वाले कप्तान है। तो बहुत कुछ इनका है। कप्तान के तौर पे 40 शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय हैं। कोहली सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले टेस्ट कप्तान है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा चेज करते हुए शतक इन्होंने लगाया है। एक साल में सबसे कम पारी में 1,000 से ज्यादा रन बनाया है। तो इस तरह से बहुत सारा, आईपीएल में भी इनका रिकॉर्ड है, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का, तो बहुत सारा इनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने अब एक और रिकॉर्ड बना लिया, इंग्लैंड के खिलाफ 4,000 से ज्यादा रन अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो सवाल जवाब का सिलसिला है इसको यहीं पे हम लोग रोकते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स है, अब इसको हम लोग कल का जो करंट अफेयर होगा उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोग से 1 मिनट गुजारिश करना चाहूंगा साथियों, देखिए थोड़ा सा इतना मेहनत हमने करा है तो थोड़ा सा हल्का मेहनत आपको करना है। अब हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक कर दिया कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2025 आपको पता है बहुत सारा जॉब ही जॉब है। तो सब आप लोग के, आपके मित्र और आप लोग साथ में ही जॉब ले लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इसी के साथ आप भी इंजॉय करिएगा, आपके मित्र भी इंजॉय करेंगे। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन होता है, जो घंटी का बटन होता है साथियों, घंटी के बटन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही अगला सेशन लूंगा मैं, अगला जैसे ही राणा सर के द्वारा अगला जैसी सेशन लिया जाएगा, अगला क्लास लिया जाएगा, तो उसमें आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। और जो भी उसकी सूचना है वो कैसे पहुंचेगी, जब आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा तो फटाफट पहुंच जाएगी, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।